नमस्कार, मैं हूं मोहन अहिरवार और स्वागत है हमारे YouTube चैनल द सेल्फ अचीवर में। दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूं श्रीनिवास आर कंडोला की बुक असफलता ही सफलता की सीढ़ी है। इस बुक में हमने 16 कारण 15 कारण इसमें पढ़ लिए हैं और 16वां कारण मैं आपको इसमें बताऊंगा। दोस्तों, असंगत व्यक्तित्व के बारे में, क्योंकि असंगत व्यक्तित्व भी हमें सफल होने नहीं देता है। तो इसके बारे में डॉक्टर श्रीनिवास आर कंडूला का कहना है कि कई लोग ऐसे काम करते जाते हैं जिन्हें वे कभी पसंद नहीं करते या करना नहीं चाहते। नापसंद काम करने के बहुत विपरीत परिणाम हो सकते हैं। यह आपकी ऊर्जा को कम कर देता है और घंटों, दिनों, महीनों, वर्षों तक काम करने के बावजूद आप अपने कार्य क्षेत्र में औसत व्यक्ति बने रहते हैं। इस वजह से आप चिड़चिड़े बन जाते हैं, झगड़ालू हो जाते हैं, शारीरिक रूप से जल्दी बीमार हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं आदि। लोग सोचते हैं कि उनमें जिस काम को करने की योग्यता या रुचि नहीं है, उसे करके वे सिर्फ समझौता कर रहे हैं, परंतु ऐसा नहीं है। अगर आप किसी ऐसे काम को लगातार करें जो आपके नज़रिए और योग्यता के सामंजस्य में विनाशकारी होता है और ज़बरदस्त असफलता का कारण बन सकता है, लोग अपने असंगत व्यवहार के कई कारण गिनाते हैं, परंतु इस तरह के व्यवहार को उचित ठहराने के लिए दिए गए तर्क सतही होते हैं और यह संकेत देते हैं कि उन्होंने किस सीमा तक असंगत व्यवहार विकसित कर लिया है। ऐसे लोग अधिक असफलताओं का सामना करते हैं और ज़्यादातर बार वे स्वयं ही अपनी असफलता का कारण होते हैं, कोई दूसरा नहीं होता है। इसका असंगत व्यवहार का दूसरा वो असफलता का कोई दूसरा कारण नहीं होता है, वो खुद ही उसका कारण होते हैं। असंगति का एक अन्य प्रकार जीवन मूल्यों का संघर्ष है। अगर आपको कोई ऐसा काम करना पड़े या आपने कोई ऐसा काम किया हो जो आपके जीवन मूल्यों के तंत्र के सामंजस्य में ना हो, तो इसके परिणाम स्वरूप आपका व्यक्तित्व असंगत हो सकता है। उदाहरण के लिए, यदि रिश्वत लेना आपके जीवन मूल्यों के खिलाफ है, तो रिश्वत लेना असंगति का कारण बन सकता है। इसको आप दोबारा सुनिए। उदाहरण के लिए, यदि रिश्वत लेना आपके जीवन मूल्यों के खिलाफ है, तो रिश्वत लेना असंगति का कारण बन सकता है। इस तरह की असंगति हर दिन देखने में आ सकती है। प्रसाद चरलापल्ली एक प्रतिभाशाली केमिकल इंजीनियर था। उसने 1994 में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। एक बड़ी पेट्रोलियम कंपनी ने उसे मैनेजमेंट प्रशिक्षार्थी के रूप में नियुक्त किया और बाद में उसे इंजीनियर बना दिया। जैसी अपेक्षा थी, प्रसाद बहुत अच्छा केमिकल इंजीनियर साबित हुआ। उसके सुझावों के कारण कंपनी को लाखों रुपए की बचत हुई। बहरहाल, प्रसाद अपने व्यक्तिगत विकास से विशेष खुश नहीं था। खासकर वित्तीय संदर्भ में अपने मित्रों के सुझाव पर वह कंप्यूटर कोर्स करने लगा। कोर्स पूरा करने के बाद उसे अमेरिका में एक प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर की नौकरी का प्रस्ताव मिला। उसने पेट्रोलियम कंपनी छोड़ दी और नए प्रोजेक्ट पर काम करने लगा। 6 महीने बाद इस काम में उसकी रुचि खत्म हो गई और वह इसे सिर्फ आर्थिक लाभ की वजह से करता रहा। प्रसाद को एहसास हो गया था कि उसकी असली योग्यता सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में नहीं थी। वह यह जान गया था कि अगर वह केमिकल इंजीनियरिंग में ही रहता तो वह अधिक व्यावसायिक विकास कर सकता था और अधिक सफल हो सकता था। इस वजह से वह कई महीने तक अफसोस करता रहा। उसके खराब कार्य प्रदर्शन के कारण 2001 में कंपनी ने प्रसाद से कहा कि वह अपना इस्तीफा दे दे। असंगत व्यक्तित्व व्यक्तियों के साथ ऐसा कर सकता है। प्रसाद विश्वविद्यालय
केमिकल इंजीनियर बन सकता था, परंतु असंगत व्यक्तित्व की वजह से उसे बेइज्जत करके नौकरी से निकाल दिया गया। अगर वह अपनी असली योग्यता वाले व्यवसाय में ही रहता तो यह कभी नहीं हुआ होता, क्योंकि वह खुद एक इंजीनियर था। प्रसाद की ही तरह हम में से अधिकांश लोग भी अंततः ऐसे काम करते हैं जो हमारे जीवन मूल्यों के तंत्र और व्यावसायिक निपुणता के अनुरूप नहीं होते। कभी कभार इस तरह के असंगत काम करना ठीक है। बहरहाल लगातार ऐसे काम करने की वजह से व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में असफलता ही हाथ लगती है। संतुलन का अभाव। असफलताओं से बचने और उनका प्रबंधन करने के लिए संतुलित व्यक्तित्व अनिवार्य है। संतुलित व्यक्तित्व से मेरा आशय यह है कि व्यक्ति को अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक दोनों प्रकार के लक्ष्यों को पूरा करने में समर्थ होना चाहिए। दोस्तों, संतुलन का अभाव ये कारण शत्रुमा है और इसमें उन्होंने कहा है कि एक दूसरे की कीमत पर नहीं। इसमें कोई शक नहीं है कि हम सब अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक लक्ष्यों को बहुत अच्छी तरह संतुलित करना चाहेंगे, परंतु यह भी उतना ही सच है कि हम में से अधिकांश को इस बात का एहसास ही नहीं होता कि हम इस संतुलन को कायम रखने में असफल हो रहे हैं। कुछ लोग अपने व्यक्तिगत जीवन पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, जबकि कुछ लोग अपने काम में बहुत ज़्यादा समय लगाते हैं। सच्चाई यह है कि हम अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए काम करते हैं और प्रभावकारी व्यावसायिक जीवन जीने के लिए हमें व्यक्तिगत जीवन की आवश्यकता होती है। इसका यह मतलब है कि किसी व्यक्ति के जीवन की गुणवत्ता पर व्यक्तिगत और व्यावसायिक दोनों ही प्रकार के जीवन का समान महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। जब हम दोनों का संतुलित प्रबंधन नहीं कर पाते हैं तो हम असफल हो जाते हैं। इसी कारण कुछ सफल लोग यह महसूस करते हैं कि वे अपने व्यक्तिगत जीवन में असफल हो गए हैं, जबकि बाकी लोग यह अनुभव करते हैं कि वे व्यक्तिगत जीवन में तो सफल हो गए हैं, परंतु अपने व्यावसायिक लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाए हैं। आप असफलताओं से कितने प्रभावकारी ढंग से बचते हैं, यह बहुत हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपने काम को अपने पारिवारिक जीवन के साथ कितनी अच्छी तरह संतुलित करते हैं। दुर्भाग्य से इस तरह का आदर्श संतुलन अपवाद स्वरूप ही नजर आता है। असंतुलन कई कारणों से उत्पन्न हो सकता है। विपिन मुंबई की एक टेलीकॉम कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट हैं मार्केटिंग में। उसने अपना करियर एक वाटर प्यूरिफायर निर्माता के सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के रूप में शुरू किया था। महत्वाकांक्षी होने की वजह से वह अपने व्यावसायिक जीवन में तरक्की करने के लिए कड़ी मेहनत करता है। वह हर दिन 15 घंटे से अधिक काम करता है। काम के दबाव के कारण वह अपनी शामें अपनी पत्नी की बजाय डीलरों और ग्राहकों के साथ बिताता है। क्योंकि काम बहुत ज़्यादा होता है तो वह उतना टाइम अपनी बीवी को नहीं दे पाता है जितना कि उसको देना चाहिए, क्योंकि वो ज़्यादातर टाइम मीटिंगों में ही, डीलरों की मीटिंगों में ही बिताता है। वह होटलों में आश्वस्त कर भोजन करता है और हमेशा तनाव में रहता है। वह लगातार सेल्स के लक्ष्यों के बारे में अपने साथियों व प्रतियोगियों से बेहतर प्रदर्शन करने और पैसे कमाने के बारे में चिंतित रहता है। हालांकि वह अपनी पत्नी के साथ अधिक समय बिताना चाहता है, परंतु वह ऐसा नहीं कर पाता, क्योंकि अधूरे काम और प्रतियोगियों के कारण उसे असुरक्षा का एहसास होता रहता है। उसकी पृष्ठभूमि को देखते हुए वह अपने करियर में बहुत सफल है। जब उसने काम शुरू किया था तो वह सिर्फ स्नातक था, परंतु 20 साल की कड़ी मेहनत के बाद वह एक प्रतिष्ठित कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट बन चुका है। बहरहाल उसका घरेलू जीवन तबाह हो चुका है। वह निसंतान है। उसकी पत्नी पूरे दिन घर में अकेली रहती है और डिप्रेशन की शिकार है। दोस्तों, अगर शादी हो गई है
तो चाहे आपकी पोस्ट जो भी हो, मैं ये नहीं बोलता, लेकिन आपकी पत्नी को भी उतना ही आपको टाइम देना चाहिए जितना कि वास्तविक रूप से देना ही चाहिए। चाहे आप किसी भी फील्ड में काम करते हो, चाहे आप एक कलाकार हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, कुछ भी हो, लेकिन अगर आपकी शादी हो गई है तो आपको अपनी बीवी का ध्यान रखना चाहिए और उनको उतना टाइम देना चाहिए जितना कि देना चाहिए ही। क्योंकि अगर आप टाइम नहीं देंगे तो आपका जो व्यक्तिगत जीवन है ये बर्बाद हो जाएगा, किसी ना किसी तरह से ये बर्बाद हो जाएगा। तो अपनी जो पर्सनल लाइफ है उसके बारे में आपको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यही विपिन के साथ हो रहा है। क्योंकि महीने में कई दिन तो उसे विपिन से बात करने का मौका भी नहीं मिलता है। उसकी जो बीवी है वो खुद भी डिप्रेशन में आ गई है और महीने में कई दिन तो वो अपने हस्बैंड से बात ही नहीं कर पाती है। तो डिप्रेशन में तो आएगी ही सही, क्योंकि वह देर रात तक काम करता रहता है। विपिन सुबह 9 बजे उठता है और कुछ समय बाद ही काम पर चला जाता है। लेट आता है रात में, तो रात में लेट आता है तो डेफिनेटली वो सुबह भी लेट ही उठेगा। मौका उसको बीवी से बात करने का नहीं मिलेगा। कई बार तो वह पत्नी के सो जाने के बाद घर लौटता है। विपिन की सेहत भी खराब हो चुकी है, उसे ब्लड प्रेशर और डायबिटीज जैसी कई तनाव संबंधी रोग हो चुके हैं। विपिन जानता है कि वह अपने व्यक्तिगत जीवन में असफल हो चुका है। उसने खुद को सुधारने की कई बार कोशिश की, परंतु वह कामयाब नहीं हुआ, क्योंकि उसके ऑफिस का काम हर बार बीच में आ जाता था। काम के तनाव की अधिकता के कारण विपिन अपनी मां की अंत्येष्टि में भी विलंब से पहुंच पाया। ये बहुत ही दुख वाली बात है, क्योंकि ऑफिस ज़रूरी था कि जिसने हमें 9 महीने पेट में रखा वो ज़रूरी था। चाहे जो भी हो, लेकिन इसमें विपिन की गलती है और उसको जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं जा पाया। और ये तो एक कहानी है, लेकिन वास्तविक जीवन में भी ऐसा होता है। उसकी पत्नी ने बच्चा गोद लेने का सुझाव दिया, परंतु इस पर अमल करने के लिए भी वह समय नहीं निकाल पाया। विपिन अपनी स्थिति से खुश नहीं है और कई बार सोचता है कि क्या उसकी उपलब्धियां सचमुच अर्थपूर्ण है, परंतु वह जाल में फंसा महसूस करता है और उसे लगता है कि वह कुछ भी नहीं बदल सकता। वीणा ने ये पहली कहानी थी, 17वां कारण 17वां, क्योंकि ये भी एक असफलता का एक मूल कारण है। अब ये दूसरी स्टोरी है। वीणा ने MD किया है और वह एक अच्छी डॉक्टर है। उसने अपने सहपाठी अजय गुप्ता से विवाह किया था। बच्चे के जन्म के बाद वीणा ने कुछ समय के लिए अपनी जो नौकरी छोड़ने का फैसला किया, परंतु दूसरे बच्चे के जन्म के बाद और घर व पति के प्रति दायित्वों की वजह से उसे 10 साल तक काम से दूर रहना पड़ा। जब बच्चे इतने बड़े हो गए कि अपनी देखभाल खुद कर सके, तो वीणा ने पाया कि अब वह घर से बाहर निकलने में अक्षम है। उसकी सहेलियां सफल डॉक्टर बन चुकी थी और वह भी दोबारा डॉक्टर के रूप में काम करने के लिए व्याकुल थी, परंतु अब उसे खुद पर विश्वास नहीं था। उसके पति ने उससे पूछा कि अगर वह अपने करियर के बारे में इतनी ही चिंतित थी तो वह घर पर क्यों बैठी रही। यह सुनकर वीणा सोच में पड़ गई। उसे यह एहसास हुआ कि बच्चों के लालन पालन में उसके पति की भी बराबरी की जिम्मेदारी थी। बहरहाल न जाने क्यों उसने इसके लिए खुद को ही जिम्मेदार समझा और इस वजह से अपने करियर की उपेक्षा कर दी। हालांकि कॉलेज में वह अजय से बेहतर विद्यार्थी थी, परंतु आज वह वीणा से ज़्यादा प्रतिष्ठित है। वीणा को महसूस हुआ कि वह अपने व्यावसायिक और व्यक्तिगत जीवन को संतुलित करने में असफल थी। विपिन और वीणा की तरह हम में से अधिकांश इस असफलता का अनुभव करते हैं। यह असंतुलन विभिन्न पृष्ठभूमियों में हो सकता है। उदाहरण के लिए आवश्यकता से अधिक भोजन करना, ज़्यादा देर तक सोना, बहुत ज़्यादा टीवी देखना, बहुत ज़्यादा बोलना,
अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा या बहुत कम ध्यान रखना, मित्रता को व्यावसायिक प्रतिबद्धताओं के साथ जोड़ना, ये सब संतुलन की कमी के लक्षण हैं और असफलता की ओर ले जाते हैं। असफलता संतुलन के अभाव के अनुपात में ही होती है। दोस्तों, असफलता संतुलन के अभाव के अनुपात में ही होती है। जीवन में व्यक्ति को अपनी सभी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए सही मात्रा में समय देना चाहिए। दोस्तों, ये 17वां कारण था जिसमें विपिन और वीणा की केस स्टडी इन्होंने बताई। लेकिन वास्तविक जीवन में भी ऐसा ही होता है। हम लालच की वजह से, हमारे लालच की वजह से हम घर पर समय नहीं दे पाते हैं, चाहे परिस्थितियां जैसी भी हो। लेकिन अगर हमारा घर ही टूट जाएगा तो हम उस धन को भी क्या करेंगे? उस धन का क्या करोगे? आप ही क्या करोगे? बताओ मुझे, क्या करोगे अगर आपको वो धन खाने वाला ही नहीं रहेगा? अगर वीणा ने भी कहा कि ये बच्चा गोद ले लेते हैं, लेकिन उसके हस्बैंड को वाइस प्रेसिडेंट बनने के बाद, कंपनी का जब वो वाइस प्रेसिडेंट बन गया, तो वो खुद उतना समय ही नहीं दे पाए कि वो सही से वीणा से बात कर सके। यही विपिन के साथ भी हुआ। तो ऐसा व्यक्तिगत जीवन में होता है और ये असफलता का मूल कारण है। ये 17वां कारण था। ये 18वां कारण है जिसका नाम है लचीलेपन का अभाव। कुछ लोग बदलते समय के साथ बदलने से इनकार कर देते हैं। वे चीज़ों को जैसा का तैसा बनाए रखने की भरसक कोशिश करते हैं। अधिकांश मामलों में इस तरह के लोग असफल होते हैं। लोग कठोर व्यक्तित्व की वजह से परिवर्तन का विरोध करते हैं। जीवन में प्रगति करने के लिए लोगों को परिवर्तन के साथ ढल जाने में सक्षम होना चाहिए। इसका यह अर्थ नहीं है कि वह व्यक्ति को दृढ़ नहीं होना चाहिए। इसका मतलब तो यह है कि उसे हठ धर्मी या ज़रूरत से ज़्यादा कठोर नहीं होना चाहिए। बहरहाल, उन लोगों की संख्या बहुत अधिक है जो परिवर्तन का प्रतिरोध करते हैं और इस वजह से लचीले नहीं रहते हैं। इस बात की काफ़ी संभावना है कि वे अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में असफल हो जाएंगे। कठोरता किसी व्यक्ति के मानसिक विकास को अवरुद्ध कर देती है और उसे उसके परिवेश में अप्रासंगिक बना देती है। कठोरता कई प्रकार की हो सकती है। यह आपको अपने परिवार के प्रेम से दूर कर सकती है, जैसा राम नारायण के साथ हुआ। यह आपको व्यावसायिक रूप से असफल करा सकती है, जैसा मनीष के साथ हुआ। राम नारायण उत्तर प्रदेश के एक स्कूल में अध्यापक था। वह पिता के रूप में बहुत ही कठोर था। उसके 2 बेटे और 2 बेटियां थीं। उसने अपने बच्चों को बहुत अनुशासित तरीके से पाला। उन्हें सुबह 5 बजे उठना पड़ता था और स्कूल या कॉलेज जाने से पहले 3 घंटे तक पढ़ना होता था। उन्हें फैशनेबल कपड़े पहनने, फिल्में देखने या दोस्तों के साथ बाहर घूमने की भी इजाज़त नहीं थी। राम नारायण मानता था कि जीवन में सफलता पाने के लिए इस तरह का अनुशासन बहुत महत्वपूर्ण है। संक्षेप में, वह अपने बच्चों को भी अपनी तरह बनाना चाहता था। राम नारायण की कठोर निगरानी के बावजूद उसके बेटे कॉलेज से गोता मारकर फिल्में देखते थे और अपने दोस्तों के साथ आवारागर्दी करते थे। इतनी निगरानी करने के बाद भी वो फिल्में देखने चले जाते थे और अपने दोस्तों के साथ आवारागर्दी करने भी निकल जाते थे। जब उसने अपनी बेटी को सांख्यिकी में स्नातकोत्तर की पढ़ाई करने के लिए कोलकाता भेजने से इनकार किया, तो बेटी ने जोरदार संघर्ष किया और अंततः वह स्कॉलरशिप की मदद से पढ़ने के लिए घर छोड़कर चली गई। उसका बड़ा लड़का स्नातक की परीक्षा में फेल हो गया और जब उससे इसका कारण पूछा गया तो उसके पास कोई जवाब नहीं था। राम नारायण का अंततः उस पर कोई नियंत्रण नहीं रहा।
वह देखता था कि उसका लड़का दिन भर कुछ नहीं करता था और देर रात को घर लौटता था। जब उसने लड़के से उसके व्यवहार का कारण पूछा तो उसे यह सुनने को मिला कि हर गलती के लिए वह खुद ही जिम्मेदार था। यह सुनते ही राम नारायण ने अपने लड़के को यह चेतावनी दे दी कि या तो वह उसके नियमों के अनुसार जिए या फिर वह घर छोड़कर चला जाए। इसके कुछ समय बाद राम नारायण का बेटा घर छोड़कर चला गया। राम नारायण का दूसरा बेटा भी अपने पिता की दमनकारी स्वभाव से खुश नहीं है। वह भी घर छोड़ने की फिराक में है। अपनी 2 संतानों के साथ रिश्ता टूट जाने के कारण राम नारायण की पत्नी अपने पति से नाखुश है। उसे अब अपने दूसरे बेटे को खोने का डर सता रहा है। राम नारायण को महसूस होता है कि वह अपने बच्चों को समझने में असफल रहा। दोस्तों रिस्ट्रिक्ट भी इतना नहीं होना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि फिल्में देखने से नुकसान होता है, फ़ायदा भी होता है। और उतनी पाबंदी नहीं लगाना चाहिए जितना कि राम नारायण ने लगाई, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि हम बहुत कुछ जानते हैं, हम जैसा करेंगे वैसा ही होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बच्चों को उस परवरिश के मामले में माँ बाप को उतना ही ध्यान रखना चाहिए जितना कि राजा दशरथ ने भगवान राम का रखा था। और वैसा हर व्यक्ति राजा दशरथ नहीं हो सकता और हर घर में राम पैदा नहीं हो सकता। ये हर घर की समस्या है और हर जीवन की समस्या है। मनीष एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में दावा निपटारा अधिकारी है। ये दूसरी केस स्टडी है। वह समय का बहुत पाबंद है। उसकी दिनचर्या 15 साल से एक सी है। लचीलेपन के अभाव के कारण ऑफिस में उसके कई दुश्मन बन गए हैं। एक दिन मनीष के बॉस ने उससे आग्रह किया कि वह एक कर्मचारी की तत्काल भुगतान कर दे, क्योंकि उसको अपनी बेटी के विवाह के लिए पैसों की ज़रूरत थी। यह आग्रह ऑफिस की उस नीति के अनुरूप था जो दावों की वरीयता में परिवर्तन करने की अनुमति देती थी, परंतु मनीष ने ऐसा करने से इनकार कर दिया क्योंकि इससे दावों को निपटाने के क्रम में बाधा पहुंचती थी। उसके नज़रिए से नाखुश होकर बॉस ने उसका तबादला दूसरे शहर में करवा दिया। नई जगह पर उसे कॉन्ट्रैक्टरों के बिलों वाले सेक्शन में नियुक्ति दी गई। उसके वहां नौकरी करने के दूसरे ही दिन कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने उससे कहा कि वह एक कॉन्ट्रैक्टर के बिल का भुगतान कर दे, बशर्ते उसके द्वारा प्रस्तुत सारे बिल सही हो। जैसी आशा थी, मनीष ने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि दूसरे कॉन्ट्रैक्टरों ने अपने बिल पहले प्रस्तुत किए हैं, इसलिए उनका भुगतान पहले किया जाएगा। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने मनीष को यह बताया कि वह इस बिल का भुगतान जल्दी क्यों करवाना चाहता है, परंतु मनीष टस से मस नहीं हुआ। अपमानित महसूस कर रहे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने विजिलेंस ऑफिसर को बुलवाया और उससे मनीष के बिलों के भुगतान के तरीकों की जांच करने को कहा। विजिलेंस ऑफिसर ने सारे भुगतानों की जांच करने के बाद पाया कि एसटीएल के बिलों का भुगतान जीएमएस के पहले हो गया था, हालांकि उसने अपने बिल जीएमएस के बाद प्रस्तुत किए थे। मनीष पर अनियमितता का आरोप लगाकर चार्जशीट प्रस्तुत कर दी गई और उसकी जांच शुरू हो गई। उसका तबादला रिजर्व मैन पावर पूल में कर दिया गया, जिसका अर्थ यह था कि वह बिना काम का अफसर था। जब मनीष ने इस जांच को बंद करने के लिए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से आग्रह किया, क्योंकि इससे उसका करियर बर्बाद हो रहा था, तो उसे यह बताया गया कि उसने अपने अधिकारियों के आदेशों का पालन नहीं किया था। यह उसी का नतीजा है। जो लोग मनीष और राम नारायण की तरह कठोर होते हैं, जीवन में उनके असफल होने की बहुत संभावना होती है। मनीष और राम नारायण दोनों को ही पूरा विश्वास था कि उनकी नीति सही थी। बहरहाल उनकी कठोरता के कारण वे कई पहलुओं को नहीं समझ पाए। दोस्तों, हम चाहे
कितने ही नियम वाले हों, लेकिन अगर हम समय को समझ जाए कि लहर परिवर्तन की चल रही है, बच्चे किधर जा रहे हैं, हमें बीवी का भी ध्यान रखना है, बच्चों का भी ध्यान रखना है, माता पिता का भी ध्यान रखना है, रिश्तेदारों का भी ध्यान रखना है। और उसमें अगर हम नियम ना तोड़ो आप, लेकिन कुछ शर्तें उसमें बना लो कि ऐसा ही मुझे करना है, तो आपका करियर बर्बाद नहीं होगा, आपकी संतान सही जगह पर रहेगी और उनका भी करियर बन जाएगा, असफल नहीं होंगे वो। लेकिन हम अगर वैसा ही रहेंगे जैसा मनीष और रामनारायण ने किया, तो मुसीबत आने वाले समय में होना तय है। क्योंकि कठोरता तभी तक अच्छी है जब यह स्वयं तक सीमित हो, इसका प्रभाव दूसरे लोगों पर नहीं पड़ना चाहिए। रामनारायण अपने व्यक्तिगत नियमों और विश्वासों के अनुरूप चलने के लिए स्वतंत्र है, परंतु वह उन्हें दूसरों पर थोप नहीं सकता। आपके जो भी नियम है वो आपको मुबारक हो, लेकिन आपके नियम दूसरों पर नहीं थोप सकते, क्योंकि दूसरा व्यक्ति उसके नियम के हिसाब से चलेगा, उसको क्या चाहिए उसके हिसाब से चलेगा। उसकी कठोरता के कारण उसने अपने बच्चों के विचारों को महत्व नहीं दिया। हम सामने वाले की भावनाओं को नहीं समझ पाए, बच्चों की भावनाओं को नहीं समझ पाए। इसी का परिणाम यह है कि 4 बच्चे होते हुए भी आज वह लगभग बेऔलाद है। इसी तरह मनीष की गलती यह थी कि उसने खुद को ऑफिस की सभी गतिविधियों के लिए जिम्मेदार मान लिया। उसके अधिकारियों ने उसे जिन परिवर्तनों का सुझाव दिया था उनके पीछे उचित कारण थे और उसे उनके आदेशों का पालन करना चाहिए था। कुछ लोग स्वभाव से कठोर होते हैं, जबकि कई लोग उम्र के साथ कठोर बन जाते हैं। ऐसे लोग अपने माहौल को बदलने से बचाते हैं। वह वजह चाहे जो भी हो, कठोरता का परिणाम हमेशा असफलता ही होगा। इसमें कोई गलत बात नहीं है कि रामनारायण अपने बच्चों को एक खास माहौल में बड़ा करना चाहे या उनमें कुछ जीवन मूल्य डालना चाहे। मुद्दे की बात यह है कि अपने विचार दूसरों पर थोपने की एक सीमा होना चाहिए। इसी तरह यह अच्छी बात है कि मनीष ऑफिस के मामलों में दृढ़ नीति पर चले, परंतु यह अच्छी बात नहीं है कि वह बिल्कुल कठोर रहे। अगर कठोर रहोगे तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, जैसे मनीष की हुई और रामनारायण की हुई। दरअसल दृढ़ता व्यक्ति के विकास में मदद करती है, वही दूसरी ओर कठोरता व्यक्ति को दूसरे पहलुओं को समझने से वंचित करती है, जिससे वह पृष्ठभूमि के एहसास को गंवा देता है और परिस्थितियों के प्रति असंवेदनशील बन जाता है। दोस्तों, ये 18वां कारण था जिसमें श्रीनिवास आर कंडुला ने समझाया कि रामनारायण और मनीष की तरह जिंदगी बर्बाद नहीं करना है, कठोर नहीं होना है। क्योंकि अगर आप कठोर अब आगे का भविष्य आप देखिए, अगर रामनारायण के 4 बच्चे चले गए हैं, 2 बच्चे चले गए हैं, दोनों लड़कियां भी चली गई है, तो उनका जीवन कैसा रहा, क्या रहा उनके जीवन में? अब डिप्रेशन में आना ही है, ये वास्तविक जीवन है। ऐसा अगर आप कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप भी डिप्रेशन में जाओगे और आने वाले समय में कुछ नहीं रहेगा आपके पास। बच्चे रोते हुए आपके पास आएंगे जब आप मर जाएंगे, सीधी सी बात। क्योंकि उनको जब पता चलेगा तो वो भी जब बीमार रहेंगे और किसी ने मैसेज दिया कि आपके पिताजी बीमार हैं, तो वो सोचते हुए लेट ही आएगा। तो ऐसा करना नहीं है। हमें रामनारायण और मनीष की तरह जीवन नहीं जीना है। चाहे आप कहीं भी रहो, कैसी भी परिस्थिति में रहो, लेकिन सामने वाले की भावनाओं को ज़रूर समझो कि वो क्या चाहता है। आपके नियम जैसे भी हो आपको मुबारक हो, लेकिन सामने वाले की भावनाओं को आपको समझना होगा। डिप्रेशन या विषाद ये 19वां कारण है। डिप्रेशन एक सशक्त तत्व है जो असफलता का कारण बन जाता है। बहुत से लोग डिप्रेशन के शिकार
ऐसा लगता है जैसे आज की दुनिया में लोग डिप्रेशन के बिना नहीं जी सकते। कुछ लोग मानते हैं कि डिप्रेशन बौद्धिकता का लक्षण है। दुर्भाग्य से यह बौद्धिक शौक आदत बन जाता है और लोग विषादग्रस्त हो जाते हैं। डिप्रेशन व्यक्ति को नकारात्मक, निराशावादी और जड़ बना देता है। चाहे व्यक्ति किसी काम को करने में सक्षम हो, परंतु डिप्रेशन की अवस्था के कारण वह उसे करने में असफल रहता है। अधिकांश लोगों की धारणाओं के विपरीत डिप्रेशन आवश्यक रूप से किसी त्रासदी का परिणाम नहीं होता। डिप्रेशन अकारण भी उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि यह एक मानसिक अवस्था है जो विविध मनोदैहिक कारणों से उत्पन्न होती है। डिप्रेशन, जो मनोवैज्ञानिक समस्याओं में सबसे फैशनेबल है, संजय ठकुरिया के मामलों की तरह उभर सकता है। 16 साल की उम्र में संजय ठकुरिया ने सिगरेट पीना, शराब पीना और नशीले पदार्थों का सेवन करना शुरू कर दिया था। 22 साल की उम्र में अब वह इन लतों से छुटकारा पाने के लिए छटपटा रहा है। मैंने उससे पूछा कि वह इनका आदी कैसे बना। उसका जवाब संक्षिप्त और आसान था, डिप्रेशन। मैंने उससे पूछा कि उसके डिप्रेशन का कारण क्या था। उसका जवाब जटिल और अस्पष्ट था। उसने कहा कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसके माता पिता उसकी परवाह नहीं करते थे। वह 10वीं कक्षा में फेल हो गया था। उसके मित्रों के कारण ऐसा हुआ था। उसका एक तरफा प्रेम संबंध था। उसके पास इसके लिए पैसा नहीं था। वह जिस शहर में रहता था उसके कारण ऐसा हुआ, और जाहिर है वह खुद भी इसका कारण था। मैंने उससे कुछ सवाल पूछे। उसके माता पिता एक राष्ट्रीय शोध केंद्र में वरिष्ठ वैज्ञानिक थे और वे अपने बेटे के साथ ज़्यादा समय नहीं बिता पाते थे। संजय अकेलापन महसूस करता था। समय बिताने के वैकल्पिक क्षेत्रों की तलाश करने के बजाय वह बुरी आदतों का शिकार हो गया। उसके माता पिता यह मानते थे कि बच्चों को पूर्ण स्वतंत्रता दी जाना चाहिए, इसलिए वे उसके जीवन में हस्तक्षेप नहीं करते थे। वे कभी कभार उसे मार्गदर्शन और सुझाव दिया करते थे। संजय अपना अधिकांश समय दोस्तों के साथ गुजारता था और धीरे धीरे उसने सिगरेट पीना, फिर शराब पीना और अंततः नशीले पदार्थ लेना शुरू कर दिया। उसकी आदतों की जानकारी मिलने पर उसके पुराने दोस्त उससे दूर हो गए। संजय ने धीरे धीरे नए दोस्त बना लिए जिनकी आदतें भी उसी जैसी थी जैसी कि संजय की बन गई थी। कम उपस्थिति के कारण उसे स्कूल से निकाल दिया गया। उसके माता पिता को जब यह पता चला तो उन्होंने उसे सुधारने की कोशिश की, जब तक वक्त निकल गया था। जब माता पिता ने उसके ऊपर ध्यान दिया तब तक टाइम चला गया था। संजय ने धीरे धीरे नए दोस्त बना लिए। दोस्त भी वैसे ही बने जैसा वो था, जिनकी आदतें भी वैसी ही थी। कम उपस्थिति के कारण उसे स्कूल से निकाल दिया गया। उसके माता पिता को जब यह पता चला तो उन्होंने उसे सुधारने की कोशिश की, परंतु उन्हें सफलता नहीं मिली। जब संजय ठीक ठाक हालत में रहता था तो वह विषादग्रस्त होता था। डिप्रेशन से उबरने के लिए उसे शराब तथा नशीले पदार्थ की जरूरत होती थी और उन्हें पाने के लिए वह कुछ भी करने को तैयार था। वह डरता था कि शराब और नशीले पदार्थों के सहारे के बिना वह अपने जीवन, मित्रों, माता पिता तथा खुद का सामना नहीं कर पाएगा। इसलिए उसे इन चीज़ों की जरूरत पड़ती थी। चिकित्सकीय विश्लेषण में मैंने पाया कि उसका डिप्रेशन उसकी आदतों का कारण नहीं बल्कि परिणाम था। सच्चाई तो यह थी कि डिप्रेशन ने उसके आत्म एहसास में योगदान देने के बजाय उसे इन आदतों से उबरने नहीं दिया था। परामर्श के दौरान उसे यह एहसास कराया गया कि वह शराब और नशीले पदार्थों से दूर रहकर भी अपने डिप्रेशन से उबर सकता था। इसके अलावा उसकी केस स्टडी ने यह स्पष्ट किया कि उसके जीवन में किसी भी अवस्था में उसके पास विषादग्रस्त महसूस करने और बुरी आदतों को अपनाने का कोई कारण नहीं था और उनका सामना करने के लिए उसे डिप्रेशन की नहीं बल्कि साहस की जरूरत थी।
साहस बचा ही कहाँ जब नशीला पदार्थ लेने लग गया और शराब पीने लग गया, बुरी आदत उसको लग गई, उसके यार दोस्त अच्छे नहीं थे, तो साहस रहेगा ही कहाँ। संजय की ही तरह लगभग सभी मामलों में डिप्रेशन कारण नहीं बल्कि परिणाम होता है। लोग हर चीज़ को डिप्रेशन का कारण करार देते हैं, जैसे ऑफिस, परिवार, धन, व्यक्तित्व और बुद्धि संबंधित समस्याएं, सड़क का ट्रैफिक, मौसम, मित्र, शिक्षक। उनके अनुसार लगभग हर चीज़ डिप्रेशन का कारण हो सकती है। सच्चाई यह है कि डिप्रेशन उनके लिए एक ऐसी चीज़ है जिसे वे चाहते हैं, यह किसी अन्य कारण से उत्पन्न नहीं होता। आज के युवा सोचते हैं कि डिप्रेशन संवेदनशीलता को व्यक्त करने का तरीका है और इसलिए वे इसे पसंद करते हैं। डिप्रेशन बहुत ही आम है और किसी न किसी मोड़ पर हम सब इसके शिकार हो जाते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि जो लोग लंबे समय तक डिप्रेशन में रहते हैं वे अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में असफल हो जाते हैं। डिप्रेशन जितना अधिक होगा, असफलता भी उतनी ही अधिक होगी। दोस्तों, संजय की जो केस स्टडी है वो ये साबित करती है कि वो ऐसा नहीं कि उसकी आर्थिक स्थिति खराब थी, उसकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी। उसके माता पिता की भी इसमें गलती रही है, क्योंकि उन्होंने भी उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने ये सोच लिया है कि उसकी ज़िंदगी है, वो अपने हिसाब से जिए, तो उसने वैसा ही किया। वो अपने हिसाब से जीने लगा, सिगरेट पीने लगा, शराब पीने लगा, बुरे दोस्तों के साथ रहने लगा, बुरी आदत उसको लग गई। और जब उसके माता पिता को ये पता चला कि वो स्कूल में भी फेल हो गया है, तो वो उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तब तक टाइम निकल गया। दोस्तों, समझाने का, बच्चों को समझाने का समय 5 साल से लेकर 15 साल के बीच होता है। उसके बाद अगर आप समझाओगे तो बच्चे आपकी नहीं सुनेंगे, निश्चित रूप से आपकी नहीं सुनेंगे। इस बात का आप विशेष ध्यान दीजिए, अपने ऊपर भी और बच्चों के ऊपर भी। आपका जो पेरेंटिंग पॉइंट है वो कैसा होना चाहिए, और जो चिल्ड्रन पॉइंट है, जो कि चिल्ड्रन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप पेरेंट्स हैं, तो आपको भी उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। अपंगता ये 20वां कारण है असफलता का। दुर्भाग्य से कुछ लोग मानसिक या शारीरिक अयोग्यताओं की वजह से असफल हो जाते हैं। चाहे उनके इरादे या महत्वाकांक्षाएं जो भी हो, वे शारीरिक या मानसिक अवरोधों के कारण अपने लक्ष्य हासिल नहीं कर पाते हैं, जब तक कि वे असाधारण लोग ना हो। इस तरह की अयोग्यताएं जन्मजात हो सकती है या जीवन में कभी भी हो सकती है। कई ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें अगर अचानक गंभीर चोट नहीं लगी होती तो आज दुनिया में उनके नाम का डंका बज रहा होता। इसी तरह कुछ लोगों में कई कारणों से गंभीर मानसिक विकार उत्पन्न हो जाता है, जिसकी वजह से उनके लिए जीवन में प्रगति करना असंभव हो जाता है। हालांकि इस तरह के लोग अपनी अयोग्यताओं से उबरने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, परंतु अक्सर उनकी असफलता का कारण यह होता है कि उनके मन में अन्य विकल्पों की तलाश करने की इच्छा ही नहीं होती है। सच्चाई तो यह है कि अधिकांश मामलों में वे उन लक्ष्यों को हासिल नहीं कर पाएंगे जो उन्होंने अपंग होने से पहले बनाए थे। जाहिर है, जो लोग अपंग पैदा होते हैं वे ऐसी रुचियां विकसित कर लेते हैं जो उनकी सीमा के अंदर हो। इसके अलावा यह भी दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारा समाज और संस्थाएं अपंगों की रुचियों और महत्वाकांक्षाओं का ख्याल रखने के लिए पर्याप्त तैयार नहीं है। मेजर बलदेव सिंह का बायां हाथ और बायां पैर कट गया और उसे सेना में असमय ही रिटायर होना पड़ा। बायां हाथ और बायां पैर कट गया और उसे सेना में असमय ही बाहर होना पड़ा, रिटायर होना पड़ा। तब उसकी उम्र 30 साल थी। उसने अपना
कैरियर राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के सैनिक के रूप में शुरू किया था और उसे बहुत ही योग्य अफसर माना जाता था। बचपन से ही उसका सपना था कि वह सेना में काम करे। वह कुछ और करने के बारे में सोच ही नहीं सकता था। अचानक हुई दुर्घटना ने उसके सपनों को चकनाचूर कर दिया और उसे मानसिक रूप से विषादग्रस्त भी बना दिया। अचानक सिविलियन जीवन गुजारना उसे बहुत कठिन काम लगता था, खास तौर पर इसलिए क्योंकि वह अपंग था और उस पर अपनी पत्नी, बच्चों और बूढ़े माता पिता की जिम्मेदारी थी। उसे हर क्षेत्र में मुश्किलों और शत्रुओं का सामना करना पड़ा। जीवन के साथ पटरी बिठाने और आगे बढ़ने में उसे 3 साल लग गए। उसने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में रणनीतिक अध्ययन करने का फैसला किया क्योंकि उसे अपने सेना के अनुभव का लाभ मिलने की आशा थी। कड़ी मेहनत और लगन की बदौलत उसने कोर्स तो पूरा कर लिया, परंतु उसे 1 साल तक नौकरी नहीं मिली। आखिरकार उसने एक स्थानीय समाचार पत्र का रक्षा संवाददाता बनने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। मेजर बलदेव सिंह का कहना था कि वह अपनी अपंगता के कारण जीवन में असफल हुआ। शारीरिक अपंगता का तो प्रभाव पड़ता ही है, परंतु इसका जो मानसिक प्रभाव पड़ता है वह ऐसे लोगों को अधिक अपंग बना देता है। मेजर बलदेव की तरह जो लोग शारीरिक रूप से अपंग हो जाते हैं वे असहाय और कुंठित बन जाते हैं। भारत में अपंगों के लिए बहुत से प्रावधान होने के बावजूद यह अब भी असफलता का एक निर्णायक कारण है। हम ऐसे बहुत से अपंगों को देखते हैं जो विविध चुनौतियों से संघर्ष करते हैं, परंतु बहुत कम प्रगति कर पाते हैं। अपंग महिलाओं को अधिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, चाहे यह जीवन साथी खोजने का मामला हो या आजीविका कमाने का। अपंग लोगों को आधुनिक समाज के 90% से अधिक व्यवसायों में नौकरी नहीं मिल पाती है। इसके अलावा वे मनोरंजन की 75% से अधिक मनोरंजन सुविधाओं का आनंद नहीं ले सकते। अपंगों को अवसर देने की बातें करना और असाधारण लोगों के सफल उदाहरण देना आजकल फैशन में, परंतु साधारण और आम लोगों का क्या होगा? उनके लिए कौन सी सुविधाएं उपलब्ध है? वे अवसर कहाँ है? सिर्फ सकारात्मक चर्चा से अपंगों के गहरे जख्मों को नहीं भरा जा सकता। जब तक कि सामान्य से अधिक क्षमताएं ना हो, जब तक कि सामान्य से सुविधाएं कम ना हो, तब तक अपंग व्यक्ति की असफलता की संभावना आम व्यक्ति की तुलना में दुगुनी होती है। इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि कई योग्य व्यक्ति इसलिए असफल होते हैं क्योंकि वे अपनी सेहत के बारे में लापरवाह होते हैं। वे इसके महत्व को अनदेखा करते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि हर साल हजारों विद्यार्थी परीक्षाओं के दौरान बीमार हो जाते हैं और अपनी क्षमता से कम प्रदर्शन करते हैं। इसी तरह कामकाजी लोग अपनी सेहत की उपेक्षा करते हैं और बाद में इसकी भारी कीमत चुकाते हैं। जीवन में आपकी असफलता आपकी खराब सेहत के अनुपात में हो सकती है। जीवन में आपकी असफलता आपकी खराब सेहत के अनुपात में हो सकती है। दोस्तों, ये अपंगता ये कारण था 20वां और अब कारण है 21वां। ये भी असफलता का एक मूल कारण है उत्साह का अभाव। अगर उत्साह का ही अभाव रहेगा तो आप सफल नहीं हो सकते। नीरस जीवन जीने वाले लोगों की संख्या कम नहीं है। क्या नहीं है? नीरस जीवन जीने वाले लोगों की संख्या कम नहीं है। दरअसल कई लोग इसलिए असफल होते हैं क्योंकि उनमें प्रबल इच्छा नहीं होती है। जीवन में उनकी कोई रुचि, लक्ष्य, शौक, दिशा, उद्देश्य, आनंद, प्रतिक्रिया, संघर्ष, हंसी या बहस नहीं होती। उनके साथ जीना भयावह अनुभव हो सकता है। रोचक बात यह है कि ऐसे भाव शून्य लोग सोचते हैं कि वे व्यावहारिक हैं
उनके हिसाब से सभी प्रबल इच्छा वाले लोग भावुक, अस्थिर और आवेग के शिकार होते हैं। आमतौर पर भाव शून्य लोग सामान्य कामों तक ही सीमित रहते हैं। वे अपनी आजीविका के लिए सिर्फ बहुत साधारण और रूटीन काम ही कर सकते हैं। वे उन संवेदनाओं और बड़े लक्ष्यों का महत्व नहीं जानते जो अन्य लोग हासिल करना चाहते हैं। वे ऐसी हर चीज को यह कहकर नकार देते हैं कि यह व्यावहारिक नहीं है। उनके आंतरिक स्वरूप में एक तरह का निराशावाद भरा होता है जो उन्हें भावपूर्ण बनने से रोकता है। भाव शून्य लोग अपने एकाकीपन और इंसान के रूप में अप्रासंगिक होने के कारण असफल होते हैं। भाव शून्यता लोगों में इच्छाओं, लालसाओं, महत्वाकांक्षाओं और अंततः लक्ष्यों की कमी उत्पन्न करती है। यह किसी व्यक्ति को संवेदनाहीन बना देती है। इस तरह का व्यक्ति सभी शारीरिक आवश्यकताओं को अनैतिक मानता है और लक्ष्य की दिशा में काम करने को स्वार्थपूर्ण मानता है। सत्य तो यह है कि हम सिर्फ तभी प्रगति कर सकते हैं जब हम अपने कार्य में तार्किक आत्मरुचि रखें। इसके अलावा हम जो भी काम करते हैं वह तभी स्वाभाविक और सफल होगा जब हम उसे भावपूर्ण ढंग से करें। अविनाश जयपुर में कपड़ों का रिटेल व्यापारी है। अपने पिता की मृत्यु के बाद वह अकेले ही दुकान संभालता है। जब से उसने दुकान संभाली है तब से बिजनेस में कोई प्रगति या अवनति नहीं हुई है, यानी जैसा चल रहा है वैसा ही चल रहा है। उसका विवाह स्नेहलता से हुआ जो उसके करीबी रिश्तेदार की बेटी थी। वह सुंदर और सक्रिय लड़की थी जिसकी विभिन्न क्षेत्रों में रुचि थी, जैसे खेल, चित्रकला, कुकिंग आदि। व्यक्तित्व के मामले में अविनाश और स्नेहलता लगभग विपरीत ध्रुव लगते थे। स्नेहलता अपने हर काम में बहुत भावपूर्ण थी। वह मानती थी कि जमकर मेहनत करो और उससे भी जमकर मौज करो। दूसरी ओर अविनाश को किसी चीज़ में कुछ खास नज़र नहीं आता था। उसकी दिनचर्या निश्चित थी, सुबह 10 बजे दुकान पर पहुंचना और रात को 9 बजे घर लौटना। उसके आसपास जो हो रहा था उससे कोई मतलब नहीं था। वह ज़्यादा बातें भी नहीं करता था। समस्या उस दिन से शुरू हुई जब स्नेहलता शादी के बाद अविनाश के घर आई। जाहिर है वह अपने वैवाहिक जीवन को लेकर रोमांचित थी। उसने अविनाश के साथ जीवन बिताने के पल का उत्सुकता से इंतजार किया था। इसके विपरीत अविनाश को इस तरह का कोई रोमांच महसूस नहीं हुआ। उसके लिए विवाह सिर्फ एक पारंपरिक रस्म थी। स्नेहलता अविनाश के व्यवहार से बहुत निराश थी। वह बहुत कम बोलता था और स्नेहलता को लगता था कि वह उसके साथ मशीनी व्यवहार करता है। ये दुख वाली बात थी स्नेहलता के लिए। उसके लिए विवाह सिर्फ एक पारंपरिक रस्म थी। स्नेहलता अविनाश के व्यवहार से बहुत निराश थी। वह बहुत कम बोलता था और स्नेहलता को लगता था कि वह उसके साथ मशीनी व्यवहार करता है। स्नेहलता को ऐसे अनुभव की अपेक्षा नहीं थी। बहरहाल उसे आशा थी कि वह कुछ ही समय में इस माहौल को ठीक कर देगी, परंतु दिनों दिन उसका मोह भंग होता गया। वह अपनी भावनाएं, विचार, यहाँ तक कि चुटकुले भी उसे नहीं बता सकती थी, क्योंकि ये एक स्नेहलता खेल खेलती थी, चित्रकला में थी और सक्रिय लड़की थी और उसकी रुचि बहुत अच्छी थी, कुकिंग में थी। और व्यक्तित्व के मामले में अविनाश और स्नेहलता दोनों विपरीत थे, क्योंकि स्नेहलता एक भावपूर्ण लड़की थी, परंतु दिनों दिन उसका मोह भंग होता गया। वह अपनी भावनाएं, विचार, यहाँ तक कि चुटकुले भी उसे नहीं बता सकती थी, क्योंकि उसका काम एक ही था, सुबह 9 बजे जाना और रात को 9 बजे घर लौटना। क्योंकि अविनाश को इस तरह की बातें करने की कोई ज़रूरत महसूस नहीं होती थी। इस प्रकार से उनका जो जीवन है ये इस तरह से चलने लगा। इस बात को छोड़ दिया जाए तो वह पूरी तरह सामान्य था। वह स्नेहलता को ज़रूरत के मुताबिक पर्याप्त रुपए देता था
उसे परेशान नहीं करता था, उस पर चिल्लाता नहीं था, कोई काम करने के लिए उस पर दबाव नहीं डालता था, अपनी अप्रसन्नता व्यक्त नहीं करता था और उसे कहीं आने जाने से रोकता नहीं था। वह संक्षेप में वह उससे किसी प्रकार की कोई उम्मीद नहीं करता था। इससे स्नेहलता बहुत दुखी हो गई और उसने उससे बात करना छोड़ दिया। वापस पति पत्नी में झगड़ा हो गया। अविनाश चाहे आसपास रहे या न रहे, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वह बहुत कम बोलता था। वह अविनाश की रुचियों, पसंद या आदतों को शादी के 1 साल बाद भी नहीं समझ पाई थी। इसका कारण बहुत आसान था, अविनाश की कोई रुचि या पसंद थी ही नहीं। युवा स्नेहलता अविनाश के मनोविज्ञान को नहीं समझ पाई। जब वह अपने मायके में रहती थी तो अविनाश उसे कभी फ़ोन नहीं करता था या लौटने का आग्रह नहीं करता था। एक बार अविनाश का इम्तिहान लेने के लिए वह 2 महीने तक मायके में रही, परंतु इसके बाद भी अविनाश ने उसे फ़ोन नहीं किया। जब स्नेहलता के माता पिता अपनी बेटी के इतने लंबे समय तक मायके में रुकने से चिंतित हो गए तो उन्होंने उसे वापस ससुराल भेज दिया। परेशान स्नेहलता को शुरू में तो शक हुआ कि अविनाश का कोई प्रेम संबंध होगा या उसे किसी और से प्रेम होगा, परंतु उसे स्नेहलता से विवाह करने के लिए विवश कर दिया गया होगा। परंतु उसका शक गलत साबित हुआ। स्नेहलता ने अविनाश को उकसाने की कोशिश की और कठोर शब्दों से उसे गुस्सा दिलाने की भी कोशिश की, परंतु उसने कभी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। वो जैसा था वैसा ही था। उसको कहीं आओ कहीं जाओ, कहीं आप कहीं पर भी रहो, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। उसका सिर्फ एक ही काम था, सुबह 9 बजे ऑफिस जाना और रात को 9 साढ़े 9 बजे घर लौटना। उसको सिर्फ अपने काम से मतलब था। निराश स्नेहलता को 40 वर्षीय पड़ोसी जीवन सक्सेना के रूप में अच्छा दोस्त मिल गया। यानी कि सक्सेना हंसमुख स्वभाव का था, उसके 2 बच्चे थे और वह जयपुर सिटी लाइब्रेरी में लाइब्रेरियन था। स्नेहलता पुस्तकें लेने के लिए अक्सर लाइब्रेरी जाती थी। उनका मेलजोल धीरे धीरे बढ़ने लगा। जब सक्सेना की पत्नी को मामले की भनक लगी तो उसने अपने पति को फटकारा और स्नेहलता को बुरा भला कहा। अविनाश ने इस झंझट में फंसने के लिए स्नेहलता को सिर्फ थोड़ा सा झिड़का और कहा कि पड़ोसी उसके बारे में अफवाहें उड़ा रही हैं। बहरहाल सक्सेना और स्नेहलता ने अपने कदम पीछे नहीं खींचे। स्नेहलता अविनाश को छोड़ने और सक्सेना के साथ भागने के लिए पूरी तरह तैयार थी। अविनाश ने अपनी मां की जिद पर स्नेहलता को उसके मायके उदयपुर भेज दिया, परंतु स्नेहलता जल्दी ही जयपुर लौट आई और सक्सेना के साथ रहने लगी। भाव शून्य व्यक्ति के साथ यही होता है। अविनाश ने अपने वैवाहिक जीवन को तबाह कर लिया। हो सकता है दूसरों को अलग तरह की असफलता मिले। भाव शून्यता व्यक्ति को अस्तित्वहीन कर सकती है। असफलता भाव शून्यता के अनुपात में ही होती है। दोस्तों, ये बहुत खतरनाक स्टोरी है। ऐसा बहुत सारी जगहों पर होता है और ये तो एक एग्जाम्पल उन्होंने दिया, लेकिन सच्चाई यही है। अगर आप अपनी बीवी को ही सही से टाइम नहीं देंगे तो अड़ोस पड़ोस में या कहीं भी वो जाती है तो कहीं ना कोई उसके मन को बहलाने वाला, उसको हंसाने वाला, उसके साथ बात करने वाला कोई ना कोई ज़रूर मिलेगा, क्योंकि जो काम आप नहीं कर रहे तो वो कहीं ना कहीं उसकी पूर्ति करने की कोशिश करेगी, हंसेगी भी, और क्योंकि उसका भी मन करता है। जब शादी करके वो सक्सेना इसके पास अविनाश के घर आई थी तो उसको लगता था कि कुछ ही दिनों में वो इन चीज़ों को सुधार देगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया और अंततः वह पड़ोसी सक्सेना के साथ भाग गई और उसके साथ रहने लगी। सक्सेना के खुद के 2 बच्चे थे, लेकिन उनका प्रेम संबंध हो गया और सक्सेना ने भी अपने बच्चों को छोड़ दिया। तो ये एक ऐसी स्टोरी है जो कि एक असफल
असफल करती है और ये असफलता का एक कारण है, क्योंकि हम उसको समझ ही नहीं पाते हैं कि हो क्या रहा है। दोस्तों, नकारात्मक व्यक्तित्व ये 22वां कारण है असफलता का। मुझे विश्वास है कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, मुझे विश्वास है कि मैं सफल नहीं हो पाऊंगा, मुझे विश्वास है कि यह नहीं हो पाएगा, मुझे विश्वास है कि मैं खुश नहीं रहूंगा, मुझे विश्वास है कि जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं है, मुझे डर है कि मैं अपनी कार की चाबियां गुमा दूंगा, मुझे डर है कि मेरी बस छूट जाएगी, मुझे डर है कि मैं बीमार हो जाऊंगा। ये नकारात्मकता है, क्योंकि हम काम को करने से पहले ही हमारे मन में ये भाव लेकर आ जाते हैं कि ये नहीं हो पाएगा। तो होगा कैसे? जब आपको भरोसा ही नहीं है अपने आप के ऊपर, तो होगा कैसे? ये आम वाक्य है जो हम बहुत से लोगों के मुंह से सुनते हैं। ऐसे लोग मनोवैज्ञानिक असफलता का अनुभव करते हैं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो बोर्ड की परीक्षाओं में 50 बार फेल हो चुके हैं, हालांकि वास्तविकता में वे एक भी बार उसमें नहीं बैठे। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्हें इसलिए नौकरियां नहीं मिल पाई क्योंकि वे कभी इंटरव्यू देने नहीं गए। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो अपने वैवाहिक जीवन में असफल हो गए हैं, हालांकि उन्होंने शादी नहीं की है। ऐसे लोग हैं जो असफलता की शैडो प्रैक्टिस में जुटे रहते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वे असफलता से इतना डरते हैं कि अंततः असफलता उन पर हावी हो जाती है। वे इसलिए असफल नहीं होते क्योंकि उनकी आशंकाएं सच हो जाती हैं, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि वे काल्पनिक असफलताओं को वास्तविक मान लेते हैं। सुब्बा राव के प्रकरण को देख लें। ये सच है दोस्तों, क्योंकि वो काम करने से पहले ही डर जाते हैं कि ऐसा नहीं हो पाएगा। जैसा है कि मुझे विश्वास है कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, मुझे विश्वास है कि मैं सफल नहीं हो पाऊंगा, मुझे विश्वास है कि यह नहीं हो पाएगा, मुझे विश्वास है कि मैं खुश नहीं रहूँगा, मुझे विश्वास है। अब उसको पहले ही विश्वास है, काम को करने से पहले ही उसको विश्वास है कि ये नहीं हो पाएगा, तो वो कैसे होगा? ये तो सोचने वाली बात है। और ये जो नकारात्मकता है, ये 100 में से दोस्तों 80% लोगों में होती है कि ये नहीं हो पाएगा। सिर्फ 80% लोगों में ये होता है कि ये नहीं हो पाएगा। 10% लोग ऐसे होते हैं जो हो भी पाएगा और नहीं हो पाएगा, और 10% ऐसे होते हैं, सिर्फ 5% ऐसे होते हैं कि कर तो लेते हैं, और सिर्फ 5% जो 20% मैंने बताए हैं, सिर्फ 5% ऐसे होते हैं कि ये मैं करके रहूँगा, इसको मैं ही कर सकता हूँ, दूसरा नहीं कर सकता है। उनको ये भरोसा हो जाता है और वो हार नहीं मानते हैं और अपनी मंजिल को पाकर रहते हैं, क्योंकि हालांकि वास्तविकता में वे एक भी बार उसमें नहीं बैठे हैं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्हें इसलिए नौकरियां नहीं मिल पाई क्योंकि वे कभी इंटरव्यू देने नहीं गए। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो अपने वैवाहिक जीवन में असफल हो गए हैं, हालांकि उन्होंने शादी नहीं की है। ऐसे लोग हैं जो असफलता की शैडो प्रैक्टिस में जुटे रहते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वे असफलता से इतना डरते हैं कि अंततः असफलता उन पर हावी हो जाती है। वे इसलिए असफल नहीं होते क्योंकि उनकी आशंकाएं सच हो जाती हैं, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि वे काल्पनिक असफलता को वास्तविक मान लेते हैं। सुब्बा राव के प्रकरण को देख ले। अत्यधिक डर व्यक्तित्व के नकारात्मक दृष्टिकोण के कारण होता है। दोस्तों, ये डर ही होता है जिसकी वजह से उनके अंदर ये नकारात्मकता पैदा हो जाती है। सुब्बा राव लगभग 30 साल तक आंध्र प्रदेश सरकार में राजस्व अधिकारी की नौकरी करने के बाद रिटायर हुआ। वह बहुत सिगरेट पीता था। एक दिन उसने एक पत्रिका में फेफड़ों के कैंसर पर एक लेख पढ़ा।
उसका ध्यान एक वाक्य पर केंद्रित हो गया जिसमें यह लिखा था कि सिगरेट पीने वालों को फेफड़ों के कैंसर की आशंका ज़्यादा होती है। उसे शक हुआ कि उसमें फेफड़ों के कैंसर के वे सभी लक्षण थे जिनका वर्णन उस लेख में किया गया था। अब डर पैदा हो गया